अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वजीर आजम पाकिस्तान की। इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी तय हैं, ये भी होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे इस दौरे में। वजीर आजम के साथ खातून अव्वल, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं। वजीर आजम का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। इमरान खान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात और मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है और जो MOUs होने जा रहे हैं वो भी, और उसके अलावा भी जो दोनों मुल्कों के बहुत ही दरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी भी और सऊदी कम्युनिटी भी, कि इससे ये ताल्लुकात और भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात करके उनके मसाइल भी सुनेंगे। पहले भी वो उनको एक शिकायत मिली थी जिस पर वो सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है और उसके कॉन्सुलेट्स हैं उनके मुलाजमीन को उन्होंने हटाया था और नए मुलाजमीन भेजने का यहाँ फैसला किया था, ऑफिसर्स और मुलाजमीन तमाम। रोज़ा रसूल पर हाजिरी और उम्रे की अदायगी भी वजीर आजम के शेड्यूल का हिस्सा है। 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दाखिला शेख रशीद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अब्दुल अलीम खान, फैसल जावेद और खातून अव्वल बुशरा बीबी भी वजीर आजम इमरान खान के हमराह मौजूद हैं। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पुख्ता आज़म का अदा किया। सिपहसालार के सऊदी दौरे पर देखिए इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब में मसरूफ दिन। सिपहसालार की सऊदी वली अहद और नायब वजीर दिफा से अलग अलग मुलाकातें। खित्ते में अमन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की खूब तारीफ की। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बरादराना और बाहमी एतमाद के रिश्ते पर कायम हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाका की सलामती और उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए भी किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ सऊदी नायब वजीर दिफा से भी मिले। शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा मेरे भाई हैं। इनसे मुलाकात इंतहाई शानदार रही। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फरोग के अलावा खित्ते में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अपोजिशन रहनुमा का कहना था वो कैंसर के मरीज हैं, जब भी बैरून मुल्क गए मुकर्ररा वक्त पर वापस आए। इस बार भी 8 मई को रवानगी और 3 जुलाई को वतन वापसी हो जाएगी। शाहिद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इलाज के लिए 8 मई को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी गई। अदालत के हुक्म के तहत अपोजिशन लीडर पाकिस्तान से कतर रवाना होंगे। कतर में 10 दिन रहने के बाद लंदन जाएंगे, जहां इनकी डॉक्टर मार्टिन से 20 मई की अपॉइंटमेंट है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने की दरखास्त आई तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मुआवनत के लिए वक्त मांगा और केस को छुट्टियों के बाद सुनने की इस्तदा की। अदालत ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो हफ्ते के रोज जाएंगे और 3 जुलाई की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो केसेस के बावजूद जब भी मुल्क से बाहर गए मुकर्ररा वक्त पर वापस आ गए। इनके वकील ने बताया कि अदालत आलिया ने इनका नाम ECL से निकाला तो हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से 5 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन लियाकत बशीर, खावर महमूद और रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक है। इतनी जल्दी फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। बाबर अवान, शहजाद अकबर और फयाजुल हसन चौहान ने भी सवाल उठा दिया। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलने पर हुकूमती अरकान नाखुश। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा,
फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। इतनी जल्दी फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। सवाल उठाया, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी, उसका क्या बना? बाबर अवान ने ट्वीट में लिखा, अंडरटेकिंग पर नवाज शरीफ को मफरूर करवाने वाले शहबाज शरीफ ईद लंदन में करना चाहते हैं। शरीफों के असासे, बच्चे, दामाद, समधी लंदन में हैं। पाकिस्तान उनके लिए इक़्तिदार की चरागाह है। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने ट्वीट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, धेले की करप्शन की दास्तान जो अब एहतसाब अदालत के वॉल्यूम 54 की जीनत बन चुकी है। शहबाज शरीफ की लंदन परवाज शायद इन सबूतों से राह फरार और लंदन में माल को ठिकाने लगाने की कोशिश है। फयाजुल हसन चौहान ने समा से गुफ्तगू में कहा, फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। फैसले सर आंखों पे हम सलाम करते हैं अदालतों के, लेकिन लोगों के मुंह पे 100 चीजें हैं, 100 बातें हैं जो पिछले कई माह से जो है वो अदालतों के फैसले आ रहे हैं। उसके हवाले से जो है ना पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो सोच रही है कि ये किस किस्म के मामलात हैं। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था, नवाज शरीफ 1.5 साल से वापस नहीं आए, अब देखते हैं छोटे मियाँ वापस आते हैं या नहीं। अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात लगाने वाले हुकूमती तर्जुमान अदालती फैसले पर रोना रो रहे हैं। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने समा से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं था, इन्हें हुकूमत ने अपनी ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था। शहबाज शरीफ साहब ECL पे नहीं थे, यहाँ तक कि जब नैब सुप्रीम कोर्ट गई तो तब भी वहाँ से उनको ऑर्डर नहीं मिला था। और एक इमरान साहब ने ब्लैक लिस्ट बनाई हुई ऑपोजिशन के लिए कि जब भी उन्होंने किसी को ट्रैवल से रोकना हो, सजाए मौत की चक्की में डालना हो, जेलों में डालना हो, तो वो एक ब्लैक लिस्ट है जिसका कानूनी कोई इजाजत नहीं है। उसमें इमरान साहब ने उसको डाला था। और जो अभी रोना हुकूमती कराए के तर्जुमान रो रहे हैं, वो तो PID में अरबों की करप्शन के कागज लहराते थे। क्यों नहीं नैब कोर्ट लेकर गए, क्यों नहीं लाहौर कोर्ट लेकर गए, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, क्यों सबूत जो थे वो पेश नहीं किए। समा ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुश्किल तरीन गैर रवायती सवाल पूछ डाला। अपोजिशन लीडर हक्का बक्का रह गए, जवाब ना देने में ही आफियत जानी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और अता तारड़ से रहा नहीं गया, बीच में आ गए। सवाल क्या था, जवाब क्या मिला, माहौल क्या बना, देखिए। भैया साहब, आपको हाकी लिबास बहुत पसंद है, कहीं फौज में पहले भर्ती होने की ख्वाहिश थी? एक और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की बात करते हैं। हुकूमत ने उनका नाम ECL में शामिल कर लिया। MNA एहसन इकबाल का नाम नैब की दरख्वास्त पर ECL में शामिल किया गया है। वजारत दाखिला ने नैब की सिफारिश वफाकी काबीना को इरसाल की थी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए एहसन इकबाल का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। लीगी रहनुमा के खिलाफ एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस चल रहा है। मुआविन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पाकिस्तान की गर्मी से परेशान शहबाज शरीफ को लंदन की खुशगवार फिजाएं बुला रही हैं। उनका कहना था कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शहरियों को घरों तक महदूद किया गया है। पंजाब में कहीं भी ईद के इज्तिमात नहीं होंगे। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है, ठंडी हवाएं, पूरे फजा मकामात जो है वहाँ महलों में रहने को दिल मचल रहा है, उसके लिए वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी। कोरोना का जो साइकिल है उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको घरों तक महदूद किया गया है। गले लग के ईद मिलने की बजाय अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए स्मार्टफोन से करेंगे। सियासी चैलेंज हमें किसी जमात से नहीं, असल चैलेंज इस हुकूमत को महंगाई से है और हुकूमत वर्सेस महंगाई जो मैच चल रहा है, इंशाल्लाह हुकूमत उस मैच को जीतेगी कि ये रमज़ान बाजार जो है ईद बाजार में बदल दिए जाएंगे। यहाँ लॉकडाउन के बावजूद जो आपकी अशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी है उसमें हम कोई तअत्तल नहीं आने देंगे। ये जो माफियाज के नेटवर्क हैं वो पोल्ट्री से जुड़े हों या किसी सियासी जमात से जुड़े हों, उन माफियाज को हमने हर हाल में नकेल डालनी है। कोरोना है, महंगाई है, लेकिन ईद के लिए शॉपिंग तो करनी थी। लेकिन अब मामला ये है कि जो खरीदना था खरीद लिया,
अब जरा बस कीजिए, घर में बैठिए। सिंध के अलावा मुल्क भर में ईद शॉपिंग का वक्त खत्म हो चुका। दिन भर क्या हुआ वो भी जानिए। दिन भर मार्केट्स में रश रहा, भरपूर रश रहा। खवातीन को मैचिंग की सैंडल्स चाहिए थी, मैचिंग की ज्वेलरी चाहिए थी, मैचिंग के दुपट्टे चाहिए थे। बच्चों की शॉपिंग भी अलहदा से करनी थी। यही तो बात थी, इसीलिए बाजारों के चक्कर पर चक्कर लगते रहे। बस बहुत हो गई ईद की शॉपिंग, अब बाजार बंद रहेंगे। जहां तिल धरने की जगह न थी, अब वहां सन्नाटा रहेगा, कोई नहीं आएगा। सिंध के अलावा मुल्क भर में ईद शॉपिंग का वक्त खत्म। इस्लामाबाद में लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया। शाम 6 बजे से ही मार्केटें बंद कर दी गईं। शहरियों ने ईद शॉपिंग अधूरी रहने का शिकवा कर दिया। इस तरह एक दिन में कौन शॉपिंग करता है, और वो भी इतने थोड़ी देर के लिए उन लोगों ने खोले थे। कपड़े ले लिए, सिर्फ जूते और ज्वेलरी रह गई। हमने शर्ट्स और पैंट्स खरीदी, अभी शूज रहते हैं। लाहौर के बाजारों में भी रश रहा। लॉकडाउन से पहले आखिरी रोज मर्द और खवातीन ने जी भर के शॉपिंग की। कोरोना SOPs की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। पेशावर में भी ईद शॉपिंग का आखिरी रोज था। शहरी खरीदारी की फिक्र में SOPs को खातिर में ना लाए। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर तशवीशनाक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि केसेस में 5% इजाफा जाहिर करता है कि हमें मास्क पहनने की ज़रूरत है। अवाम हुकूमत का साथ दें, इस ईद पुराना जोड़ा पहन लें। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो बड़ी ईद पर शॉपिंग कर सकते हैं। पिछले 1-1.5 माह में 5% पॉजिटिविटी रेशो में इजाफा हुआ है। कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। क्या शॉपिंग करना लाजमी है? चले, मैं आपकी ईद पे पुराना जोड़ा पहन लूँगा, आप भी पुराना जोड़ा पहने। इस शॉपिंग को अभी छोड़ दें फ़िलहाल। बकरीद पे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, कोरोना वायरस कंट्रोल में रहा तो इंशाल्लाह धूमधाम से बकरीद मनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और एहतियात वो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि हमें करने की ज़रूरत है। सूरत हाल ऐसी है कि कोरोना से बचाव के इक़दामात में तेज़ी आ गई है। ऐसे में असद उमर ने अवाम से रमज़ान के आखिरी अयाम में मज़ीद एहतियात करें, ईद सादगी से मनाएं, ऐसी अपील कर दी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 1,70,182 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 33,20,304 शहरी कोरोना वैक्सीन लगवा चुके। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया, अल्लाह के करम और बरवक्त फ़ैसलों से पाकिस्तान में पड़ोस जैसे हालात नहीं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि आए मिलकर इस अहम तरीन वक्त को एहतियात से गुजारें, घर में रहें, महफूज रहें। आगे बढ़ें, आपको याद दिलाएं, ये बताएं कि कराची में PIA तैयारा हादसे को 1 साल मुकम्मल हुआ। मॉडल कॉलोनी में PIA का तैयारा गिरने से 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए थे। 1 साल बाद हादसे में तबाह होने वाले मकानों की तामीर नौ और बहाली किस हद तक हो पाई, इसी का जायज़ा ले रहे हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। 22 मई साल 2020 रमज़ानों के ही दिन थे जब PIA का जहाज़ मॉडल कॉलोनी के जिना गार्डन में गिरा। मैं भी यहाँ आया था इस हादसे की कवरेज करने के लिए। हमारे साथ एक एनी शाहिद मौजूद है जिन्होंने ये जहाज़ गिरते हुए देखा है। वो उस वक्त अपने घर के छत पर मौजूद थे। किसको आवाज़ है? आज आग लगी हुई है। मैं छत के ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा घर का काम था तो जहाज़ आ रहा है। जहाज़ पहले सीधा ऐसे आता है। इस साने को तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन इसकी यादें अब भी बाकी हैं। इस गली में जब भी आप आएँ तो यहाँ पर आपको बनते हुए मकानात ही दिखाई देते हैं। हमने जिस गली में हादसा हुआ था उसका जायजा लिया, लोगों से बातचीत शुरू की तो इल्म हुआ इस गली के रिहायशी एजाज को अब तक घर की तामीर के लिए मुआवजा ही नहीं दिया गया। घर मेरा ये फ्रंट जो है सारा तकरीबन डैमेज हुआ था। यहाँ से ये तकरीबन अंदर तकरीबन 4.5 से 5 फीट तक अंदर तक था डैमेज। कोई हैवी चीज़ थी, शायद इंजन था या कुछ ऐसी हैवी चीज़ थी जो इसको साथ लेते हुए जो है ना वो फ्रंट से नीचे गिरी थी बिल्कुल। तो ये पूरा तकरीबन सारा जो है फ्रंट ऊपर से पूरा डैमेज हो गया था। 8 महीने से काम करवा रहा हूँ मैं। ये 6 महीने घर से बाहर रहे दूसरी जगह पे,
और काम चलता रहा। अब अपने घर में भी शिफ्ट हो गए, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। बातचीत के दौरान जब घर के ऊपर से जहाज गुजरा तो हमें अंदाजा हुआ एजाज और उसके घर वाले किस कदर खौफजदा हो जाते हैं। आज जब जहाज गुजरता है जैसे अभी भी जहाज गुजरा, तो कितना खौफ महसूस होता है? खौफ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी 1 महीना पहले गया था विज़िट पे बाहर, आउट ऑफ कंट्री। मैंने बहुत ट्रैवल किया अपनी लाइफ में, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं डरा। लेकिन इस दफ़ा जाते हुए जो है ना, मुझे इतना अजीब सा खौफ था। थोड़ा सा भी कुछ हो रहा था ना, तो मुझे अंदर से कुछ फील हो रहा था कि यार ये कुछ हो ना जाए इसको। एक फोबिया जो आपके जहन में जो एक डर और खौफ आ जाता है, तो वो फिर मुश्किल से ही जाता है। फैसल के घर को भी इस हादसे में शदीद नुकसान पहुंचा था। जब कोई इंसिडेंट होता है ना, तो उसके टाइम के साथ साथ कंपलसेट कर दें तो बहुत बेहतरीन रहता है। अब 1 साल तकरीबन लास्ट मंथ हमें इन्होंने अनमूवेबल किया। 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। उसमें भी जस्ट एक घर के अंदर जो थोड़ा बहुत कह रहे थे, जो इश्यूज़ आए, प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर कंपलसेट किया। हमारा स्ट्रेस कोई नहीं देख रहा, हमारे घर की डिवैल्यू कोई नहीं देख रहा। हमारी गली जिस वक्त आपने हालत देखी है बहुत अच्छी थी, लेकिन अब यहाँ पे सीवरेज का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इतनी हैवी मशीनरी गली में आई है जहाज़ का मलबा उठाने के लिए कि हमारी जितनी भी सीवरेज है वो सारी डैमेज हो चुकी है। इस हादसे का जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन यहाँ रहने वालों के मुताबिक इस हादसे ने उनकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। लाहौर से उड़ने वाले इस तैयारे में मुसाफिर और जहाज के अमले समेत 99 अफराद सवार थे, जिसमें से 97 अफराद शहीद हो गए थे। जबकि इसी गली के घर में काम करने वाली खातून भी जाँ-बहक हो गई थी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। रमज़ान का तीसरा हफ्ता भी अवाम पर भारी गुजरा है। मुर्गी, आटे और दालों समेत खाने पीने की 18 अशिया के दाम बढ़े हैं। आलू, लहसुन, LPG समेत 7 मसनूआत की कीमतों में कमी भी आई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। माह रमज़ान इस बार भी आवाम के लिए महंगा साबित हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बुलंद रहीं। जिंदा चिकन 27 रुपये महंगा, औसत कीमत 288 रुपये फ़ी किलो रही। 20 किलो आटे का थैला 31 रुपये महंगा, कीमत 1112 रुपये तक पहुँच गई। मटन, बीफ, चीनी, गुड़, टमाटर, दूध, दही, घी के निर्ख भी आसमान से बातें करते रहे। केले की कीमत 140 रुपये रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 0.5% इजाफे से 17.05% तक पहुँच गई। गुज़श्ता हफ्ते 20 किलो गंदम का आटा 860 से 1333 रुपए में फरोख्त हुआ। कराची में 20 किलो आटे की कीमत 1260 से 1300 रुपए रिकॉर्ड। अलबत्ता 7 मसनूआत की कीमतों में कमी भी आई। अंडे 10 रुपए सस्ते, LPG सिलेंडर में भी 115 रुपए कमी हुई। लहसुन 36%, दाल मूंग 19.5%, आलू 18%, LPG सिलेंडर 7.5% सस्ता हुआ। गुज़श्ता साल की कीमतों का मवाजना किया जाए तो एक साल में सुर्ख मिर्च 137%, चिकन 49%, अंडे 48% महंगे हुए। बिजली की कीमत में 67% और पेट्रोल की कीमत में 33% इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। नेप्रा ने बिजली की कीमत में 90 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला रवा माली साल की पहली और दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अथॉरिटी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 माह के लिए 64 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती भी कर दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने रवा माली साल की पहली और दूसरी सेमाही की मद में सारिफीन से मजमूई तौर पर 91 अरब 36 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्तें दी थीं। नेप्रा ने डेटा का जायजा लेने के बाद 90 अरब 36 करोड़ रुपए वसूल करने की मंजूरी दी। इस मद में बिजली सारिफीन पर 90 पैसे फ़ी यूनिट का बोझ पड़ेगा। फैसले के इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। गुजरावाला में बदतरीन गवालागर्दी। मुनाफाखोरों ने रातों रात दूध की फ़ी लीटर कीमत में 35 से 40 रुपए इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 90 रुपए फ़ी लीटर मुकर्रर की, लेकिन 130 से 140 रुपए में इसे बेचा जा रहा है। मोहसिन खालिद रिपोर्ट करेंगे। पहलवानों के शहर में मुनाफाखोरों का दाव।
अवाम पर महंगाई का एक और घाव। गुजरावाला में दूध की कीमतों में रातों रात इजाफा। चंद रोज पहले 110 रुपए फी लीटर मिलने वाला दूध अब 130 से 140 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बच्चे छोटे छोटे मासूम हैं, अब वो दूध की जगह पानी फीडर में डाल के उनके वालिदैन दे रहे हैं। लोगों के बच्चों के मुंह से दूध भी छीन रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हराम खोर माफिया है। एक दुकान पे जाओ वो कहता है जी 110 रुपया, एक दुकान पे जाओ वो कह रहा है 130 रुपया। ये चोर और डाकू अपनी अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं। दुकानदारों से कीमतों में इजाफे की वजह पूछें तो सारा मलबा गवालों पर डाल देते हैं। पीछे से जो रेट है ना, जो भैंसों वाले हैं वो 100 तो 15-20 रुपए रेट दे रहे हैं। अब पहले वो रेट दे रहे थे 95 रुपए 100 रुपया किलो। हमने बड़ी कोशिश की है, 1 महीना तक उनसे लड़ते रहे हैं कि रमज़ान निकाल लो तो ना रेट पर बढ़ाओ। गवालों से महंगे दूध का सवाल करें तो लॉकडाउन और महंगी भैंसों की कहानी सुनाते हैं। भैंस की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 2-2.5 लाख की मिलती थी, अब 3-3.5 लाख की मिलती है। जिला इंतजामिया से दूध का सरकारी रेट भी सुन लें। गवर्नमेंट ने 90 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ये रेट्स नोटिफाई किए हुए हैं। उससे ज़्यादा हम बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। 11 लोगों को अरेस्ट किया है, 31 FIRs दी हैं और 4.5 लाख रुपए इन पे फाइन भी कर दिए। अब तक 4.5 लाख रुपए जुर्माने किए जाने के बावजूद मुनाफाखोरों के होश ठिकाने नहीं आए। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। मीठी ईद की मीठी सौगात सूजी और मैदे से बनी सेवइयाँ, इन्हें महंगाई ने घेर लिया है। गंदम की कीमत बढ़ने के बाद सेवइयों के दाम भी 30% तक बढ़ गए। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। अवाम की डिमांड पूरी करने के लिए सेवइयों की तैयारी है जारी। मैदे और सूजी को गूंदने के बाद उसमें रंग मिलाया जाता है। गूंदा हुआ मेजा मशीन में डालते हैं और फिर निकलती हैं सेवइयां, जिन्हें हवा में सुखाने के बाद भट्टी में पकाते हैं। सेवइयां तैयार तो बड़ी मकदार में हो रही हैं, मगर खरीदने वालों को इस साल ज्यादा पैसे अदा करना होंगे। पिछले साल तो 65-70 रुपए में थी और इस साल 120-110। दूसरी तरफ सनकारों के पास सेवइयों की कीमत बढ़ाने के अपने ही जवाब हैं। जहाँ पे गंदम की रेट 1375 रुपए थी, अभी वहाँ पे 1800 रुपए 1900 रुपए मन मिल रही है। और फाइन जो इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि लोग जो है ना ये सेवइयां वगैरह इतनी बिक नहीं रही जितनी पहले बिकती थी। लाहौर की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली सेवइयों की ज्यादातर तलब खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में है। सनकर कहते हैं कि जब तक बिजली के निरखों और गंदम की कीमत को कंट्रोल नहीं किया जाता, सेवइयों को सस्ते दामों फराहम करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। ईद पर मेहंदी लगाना पुरानी रिवायत है, लेकिन ख़वातीन को डिज़ाइन हर बार नया चाहिए। तभी तो कोरोना के बावजूद भी इस साल खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। डिज़ाइन कौन सा ट्रेंड कर रहा है, इस्लामाबाद से अरहम खान बताएंगी। किसी की हथेली पर मोहब्बत की बल खाती बेल तो किसी की उंगलियों और कलाइयों पर रचते सकाफत के रंग। कोरोना दौर में भी ईद के रंग फीके नहीं पड़ने देंगे। इस्लामाबाद की कुड़ियां हाथों पर मेहंदी के नए और दिलकश डिजाइन सजाए बैठी हैं। इंजेक्शन के साथ हम कंप्यूटराइज्ड मेहंदी लगा रहे हैं। वो कॉस्टली भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है और आजकल बहुत इन है। सदाबहार जो डिजाइन है, जो ठप्पे वाला जो मैंने लगाया हुआ है। ब्यूटिशियंस का कहना है रिवायत और जिद्दत का इम्तिजाज राज कर रहा है। स्टाइल जो होते हैं ना हल्के हल्के से, आजकल वो ज़्यादा इन चल रहे हैं। इंडियन और अरेबिक जो है ना वो आपके आउट हो चुके हैं। और वैसे तो हाथ को उल्टी साइड से सीधी साइड से बाजू तक हर जगह तक मेहंदी आजकल लगाई जाती है। किसकी मेहंदी ज्यादा रंग लाई, हिनाई हाथों की नुमाइश वाली कदीम रिवायत आज भी निभाई जाती है। मेहंदी के नित नए डिजाइन बनाना खवातीन का मशगला भी है और शौक भी। ईद के रंगों में हिना का रंग शामिल न हो तो बात नहीं बनती। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लेकिन मेहंदी के गहरे रंग के चक्कर में बाज़ औक़ात जिल्द का नुकसान भी हो जाता है। शाहीन मशाल की रिपोर्ट। हाथों पे हिना महके तो मीठी ईद के रंग लगे और भी गहरे, मगर मेहंदी का ये गहरा रंग पड़ सकता है महंगा, क्योंकि केमिकल ज़्यादा मेहंदी का इस्तेमाल मिनटों में रंग तो चढ़ाए मगर हाथों को नुकसान भी पहुंचाए। खतरनाक कीमियाई अज्जा से तैयार मेहंदी से खवातीन किन संगीन मसाइल से दोचार हो सकती हैं, माहिर अमराज़े जिल्द से जान लीजिए।
काली मेहंदी का बहुत रवाज है या डार्क कलर की मेहंदी, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल एडेड होता है। जब वो हाथ की स्किन के साथ, पैर की स्किन के साथ या बाजू पे आप लगाते हैं तो वो इन कांटेक्ट आता है तो एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। उसमें इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, पेनफुल ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं। गैर मयारी मेहंदी लगवाने पर तकलीफदेह सूरत हाल से दो चार होने वाली खवातीन दूसरों को एहतियात का मशवरा देती हैं। तो एक दफ़ा एक सैलून से मैंने मेहंदी लगवाई तो बहुत जल्दी कलर आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हाथों पे जलन होना शुरू हो गई, हाथों पे रेडनेस आ गई, यहाँ तक कि मेरा मांस स्वेल हो गया, फटना शुरू हो गया, छाले बन गए। असली मेहंदी की पहचान कैसे हो, ये अहम बात भी ब्यूटिशियन से जान लीजिए। लेकिन जो फौरन से कलर लाती है वो मेहंदी अच्छी नहीं होती। जब आपने मेहंदी लेनी है तो आपको देखना चाहिए कि वो ग्रीन कलर की हो, रेडिश ना हो। जब वो रेडिश होगी तो उसमें जो आर्टिफिशियल चीजें ऐड होंगी और वो बड़ा आपके हाथों को नुकसान दे सकती हैं। सहेलियों और हमजोरियों का एक दूसरे को मेहंदी लगाना ईद की अहम रवायत है और ये रवायत अब घरों से निकलकर ब्यूटी पार्लर्स तक पहुंच गई है। ईद पे मेहंदी जरूर लगाएं, मगर इस बात को यकीनी बनाएं कि मेहंदी केमिकल से पाक और मयारी हो, वरना आपकी ईद खूबसूरत होने की बजाय बर्बाद भी हो सकती है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। इस्लामाबाद के खूबसूरत मरगला ट्रेल्स कचरे से भर गए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गंदगी की निशानदेही की तो इंतज़ामिया की दौड़े लग गई। इसी पर बात करेंगे। समा की नुमाइंदा अरहम खान हमारे साथ हैं। अरहम, बरतानवी हाई कमिश्नर ने मरगला हिल्स पर गंदगी की निशानदेही की, फिर इंतज़ामिया ने इसका नोटिस लिया, पहले और अब क्या हुआ वो बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। बरतानवी जो सफ़ीर है उनकी जानिब से मरगला हिल्स पर जो कूड़ा क्रिकेट है उसकी निशानदेही की गई और ट्विटर पर उन्होंने जो तस्वीर है वो भी लगाई, जिसके ऊपर जो चेयरमैन सीडीए हैं उन्होंने फौरन नोटिस लिया। इंतजामिया ज़रा देर से जागी, लेकिन जो डीजी आईसीटी हैं शफक हाशमी भी मौके पर पहुंच गई और मारगा हिल्स पर जो एमसीआई, सीडीए और आईसीटी की जो टीमें हैं उन्होंने सफाई भी शुरू कर दी। मारगा हिल्स पर जो कूड़ा करकट डालने के लिए कूड़ादान है वो भी लगा दिया गया है, तो इंतजामिया ने नोटिस लिया है। लेकिन बरतानवी सफीर की जानिब से मारगला हिल्स पर जब कूड़ा करकट की निशानदेही की तब इंतजामिया जागी और ये भी जो चेयरमैन सीडीए हैं उन्होंने कहा कि अवाम जो है वो कूड़ा करकट कूड़ेदान में फेंके। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके सोराब गोड से 2 बच्चों की लाश मिली है। दोनों की उम्रें 13 से 15 साल के दरमियान है। ये मनाजिर हैं सोराब गोड बिस्मिल्ला सेंटर के करीब के, जहां पानी के गड्ढे में 2 बच्चों की लाशें मिली। दोनों की उम्रें 13 से 15 साल के दरमियान थीं। दोनों लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। सचल थाने की हदूद है, ये गुमनाम लाशें मिली हैं इधर पानी से। ये तो मेडिकल होगा, बाद में तफ्तीश का पता चलेगा। इलाका मकीन कहते हैं बच्चे इलाके के रिहायशी नहीं लगते। हम लोग सुबह दुकान से आए तो हम लोग मार्केट में बैठे हुए थे तो किसी बच्चे ने आके बोलते यार ये असल में ये दुकानें भी हम लोगों की है, इधर हम लोग कारोबार करते हैं, तो ये लाशें पड़ी हुई थी सामने। अब ये पता नहीं कब डाला है, कहाँ से आए, कौन है, ये अल्लाह जानता है। इधर के तो ये है नहीं। इलाके के बच्चों का कहना है कि उन्होंने बांसों की मदद से लाशों को निकाला है। ये 2 भाई, एक का नाम सीब है और एक का नाम शमसुल्ला है। वो 2 भाइयों निकाल, जब मैं घर से आया तो वो लोग यहाँ पे करते एक लाश निकाले था। जो बड़ा लड़का है उसको निकाला, जो छोटा था वो थोड़ा बीच में था, उसके लिए बांस लाया, उससे निकाल लिया। ये सुबह हम घर पे थे, बस हम नीचे उतर गए तो एक छोटा सा बच्चा है, उसने बोला इस पानी में 2 बच्चे पड़े, तो हम इधर आ गए। वो उधर गए हुए थे आगे, हमने उसको निकाल के उधर रख दिया। बच्चों की मौत कैसे हुई, पानी में डूबकर जान से गए या इन्हें कत्ल करने के बाद पानी में फेंक दिया गया, ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश के बाद सामने आएगी। IBS सक्खर में तालिबात की मुबैना हिरासानी का मामला। इंतजामिया पर संगीन इल्जामात आयद करके वीडियो को वायरल करने वाली लैब असिस्टेंट अब अपनी बात पर डट गई है। साहिल जोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो मेरा बयान आया था IBA की तरफ से, वो सारा मुझसे फोर्सफुली लिया गया था। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में लड़कियों को मुबैना हरासा करने वाला मामला आखिर है क्या? इंतजामिया अभी तक गुत्थी ना सुलझा सकी। इल्ज़ाम लगाने वाली खातून फिर मैदान में आ गई, कहती है कि हमने जो इल्ज़ामात लगाए वो सब दुरुस्त हैं। 3 दिन वहाँ पे कैद कर दिया गया था। धमकियाँ दी गई कि हम आपको जो है ना मरवा देंगे, उठा देंगे। मेरी सेलफोन ले ली, मेरा लैपटॉप मुझसे छीन लिया। SSP इरफान समो तक को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं आपको उठा लूंगा। सिद्दीकी को भी धमकी दी कि मैं जो है ना आपकी बीवी और आपके बच्चों को उठा के लेके जाऊंगा। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया अब भी इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है
तो फर्दर इस पर इंक्वायरी करें। हम तो चाहेंगे कि इसकी और मज़ीद जो है इंक्वायरी हो। अगर इसके ऊपर भी कोई कमेटी बनती है कोई आला सतह की तो हम अवेलेबल रहें, लेकिन उसके पास देखें जो भी उसके बयानात हैं उसमें कोई एविडेंसेस नहीं है। यूनिवर्सिटी में मुबैयन हरासा स्कैंडल पर सिविल सोसाइटी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। समाजी रहनुमा शाइस्ता खोसो ने भी शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। उसको मौत मार धमकियां दी जाएं, उनसे मोबाइल छीने जाए और 3 दिन तक उसे मुसलसल कैद में रखा गया, उसको टार्चर किया गया। हमारा यही मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और सीएम सिंध से कि इसकी फेयर इंक्वायरी करवाई जाए। कमेटी बनाई गई है जिन पे एलिगेशन है उनकी कमेटी बनाई गई है, तो कमेटी जो बाहर के लोग हों उनको बुलाया जाए। IBA सक्खर में हरासानी के मुबैना इल्ज़ामात ने तालिबात और वालिदैन में भी बेचैनी पैदा कर दी है। उनका कहना है आला हुक्काम की सूरत हाल का फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा सक्खर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ज़्यादती का शिकार खातून को मदद के बजाय उल्टा धमकाया। ऐसे वाक़यात पर वज़ीर आज़म नहीं तो और कौन बोलेगा। मामले पर नून लीग की तनकीद हैरान कुन है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सफ़ीरों को बैरून मुल्क मजदूर तबके की मदद का कहा। सऊदी अरब में खातून साहिल के साथ सफारती अमले के रवैये पर नोटिस भी इसी तनाजुर में था। वज़ीर इत्तलात का शहबाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की तनकीद पर हैरत का इजहार। मुतासरा खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील भी बता दी। पाकिस्तानी खातून एक घर में काम करती थी, उसको मुसलसल रेप किया जा रहा था। मदद लेने अम्बेसी में पहुंची, उन्होंने कहा कि तुम्हारी पहले 3 तलाक़ें हो चुकी हैं, क्यों ना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। इस रवैये के ऊपर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तान की अमेज़न में शमूलियत को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तानी सेलर्स अभी अमेज़न का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नया ज़रिया खुल जाएगा हमारे एक्सपोर्ट के लिए। हुकूमती अहदेदारों की कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन पर भी गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, हर वोट टेम्पर्ड हुआ, अब मामला दोबारा गिनती का नहीं नए सिरे से पोलिंग का है। औलिया इकराम की सरजमीन पर एक ऐसी मुनफरिद मस्जिद भी मौजूद है जो हज़ारों साल की तारीख अपने अंदर समोए हुए है। 16वीं सदी में तामीर होने वाली खूबसूरत इस मस्जिद में ऐसी क्या क्या खुसूसियात हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बलोच। मुल्तान के इलाके कोटला तोला खान में वाक़ 450 साल कदीम सावी मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। 16वीं सदी में ये मुनफरिद मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौरे अहद में तामीर की गई। दौरे चबूतरे पर मुश्तमिल ये मस्जिद बगैर छत के तामीर की गई। मेरे वाले साहब ने भी यहाँ 55 साल, वो 81 साल में फौत हुए हैं। मेरे दादा 90 साल की उम्र में फौत हुए हैं। वो बताते हैं कि इसकी हमने छत देखी ही नहीं है, या तो इसकी शुरू से छत थी नहीं, अगर थी तो किसी हादसे की वजह से इसकी छत ख़त्म हो गई होगी। मस्जिद के बड़े मीनार को गोलाई के अंदाज में रोगनी टाइल से आरास्ता किया गया है। दीवारों और चौखटों पर कुरानी आयात और फारसी इबारत कुनिंदा है। सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी ये मस्जिद अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए है। बहुत खूबसूरत अशार लिखे हुए हैं उसके फारसी में। यहाँ के दूसरे लोग भी दूर दूर से आते हैं इसकी ज़ियारत करने के लिए। सावी मस्जिद मुल्तान के फ़न तामीर का नादिर शाहकार और बेहतरीन विरसा है। कैमरामैन दरान सैल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।